यूथ अचीवमेंट बिहार इंटर लेवल टेस्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे। ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी जिस दिन लागू किया गया वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये वर्तमान में जो 2024 का गणतंत्र दिवस है वो भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है, यानी कि हम लोग अपने गणतंत्रता को 75 वर्ष पूरा कर लिए हैं। और 1950 से ही एक परंपरा रही है कि जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उस समय कोई प्रतिनिधि, विदेशी प्रतिनिधि या विदेशी शासनाध्यक्ष भारत में एक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। तो पहला जो परेड था 1950 में, उसमें मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और 2024 में यानी कि इस साल हमारे गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो क्या थे, फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। आंसर क्या हो जाएगा, एमेनुएल मार्को आंसर। और ये कहां से हैं, फ्रांस से हैं। पहले कौन थे, सुकर्णो। 1950 में पहले के थे सुकर्णो थे। आंसर हो जाएगा एक का बी। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड का जुड़वा थीम क्या था। ध्यान रखना कि अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो थीम जो होता है उस परंपरा को निभाता है जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमें इस साल क्या क्या करना है। तो इसका जुड़वा थीम बनाया गया। जुड़वा थीम वाले दो थीम थे। पहला थीम था कि हम विकसित भारत निर्माण करें, हमारा विकासशील भारत को एक विकसित भारत के रूप में निर्माण करें। साथ साथ भारत लोकतंत्र की मातृका के रूप में, यानी लोकतंत्र की मातृ के रूप में भारत को स्थापित करें, यानी लोकतंत्र में जो भी व्यवस्था है उसे अच्छे से लागू किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बी। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र मातृका। ध्यान रखना कि इस परेड समारोह में झांकियां निकलती है और झांकियों में जो स्वर्ण पदक मिला है या पहला पुरस्कार मिला है वो संस्कृति मंत्रालय को मिला है। संस्कृति मंत्रालय के झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। तो यहां आंसर हो जाएंगे बी। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी। ध्यान रखना कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 49वीं भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इनका जो मुख्यमंत्री काल रहा है वो दो काल में बटा है, एक 1971 से में रहा है और एक 1977 में। ध्यान रखना कि पहला कार्यकाल 70 से 71 के बीच में, 70 से 71 के बीच में, और दूसरा कार्यकाल 77-79 के बीच में रहा था। ठीक है, 77 से 79 के बीच में रहा था। तुम देख लेते हैं कि काल निर्धारण कर लेते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। हरित क्रांति 1966-67 में चालू किया गया था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 42वां संविधान संशोधन किया 1977 को मान चलते हैं, 76-77 में। पंचायती राज का परिचय 1959 में। तो हम देख रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बिहार में लागू किया गया था कर्पूरी ठाकुर के द्वारा। आंसर यह हो जाएंगे सी। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है। यानी वास्तुकार जिसने पंचायती राज व्यवस्था का नीति निर्धारण किया था, रूप निर्धारण किया था, वो हो जाएंगे बी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। 1959 के इसी आधार पर क्या हुआ कि पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी, होगा बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था, 2 स्तर बनाए गए थे। और LM सिंघवी समिति के द्वारा पहली बार भारत को पंचायती भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने की बात चली थी। संवैधानिक आधार देने की बात चली है LM सिंघवी समिति में। आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे।
बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ध्यान रखना कि बिहार में एकमात्र बार ही मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं, यानी मुस्लिम मुख्यमंत्री एक ही बार बिहार में बने हैं, जो क्या है, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बने हैं। तो अब्दुल गफूर 73-75 के बीच में, 1973 से 1975 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, एकमात्र बार मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखना कि मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है वो मूल रूप से मुजफ्फरपुर से शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूक करना और उन्हें बताना कि कैसे हम अपना सत्याग्रह प्रयोग कर सकते हैं या कैसे आंदोलन में प्रतिभागी बन सकते हैं। और ये क्या गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 से लेकर 32 के बीच में। इनसे क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये क्या था, कहां शुरू की गई थी, यानी कहां, किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ये मुजफ्फरपुर में फैला हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? ध्यान रखना कि बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय किया गया, जिसमें कि प्रखंड स्तर को खत्म कर दिया गया, एक और शासन पंचायत शब्द को हटा दिया गया, तो मंडल शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहते हैं एक मंडलीय पंचायत और एक जिला परिषद। आंसर का बी और सी। जानना कि इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था में प्रखंड स्तर को समाप्त कर दिया गया था। एक ग्राम स्तर पर मंडलीय पंचायत होते थे और जिला स्तर पर जिला परिषद, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है, वर्तमान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत परिषद जो प्रखंड स्तर के लिए, और जिला परिषद। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता कौन करेगा? अगर बैठक दोनों अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा द्वारा किसी एक व्यक्ति को इसके लिए निर्वाचित किया जाता है। तो क्या होगा आंसर? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ध्यान रखना कि ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार करवाना आवश्यक है, 2 बार करवाना आवश्यक है। तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ध्यान रखना कि भारत में पहली रेल यात्रा शुरू हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये यात्रा थी बोरीबंदर से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक, सीएमटी तक। ठीक है, तो सीएसटी तक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक ये यात्रा जो ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर का था, और यात्री थे 400 व्यक्ति यात्री थे। 3 इंजन जुड़ा हुआ था, जो 3 इंजन थे सिंध, साहेब और सुल्तान। ट्रेन का जो नाम था, रेलवे का ट्रेन का नाम था, रेल का नाम था डेक्कन क्वीन था, डेक्कन क्वीन था। तो ये जो बनाया गया, ध्यान रखना कि जो शुरुआत की थी 1846 में एक काम दिया गया था। इसमें इंडियन ईस्टर्न रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे दोनों को साथ साथ काम दिया गया था, लेकिन शुरुआत हुई थी वो तो गेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की गई थी, गेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। ईस्टर्न रेलवे काम मूल रूप से क्या हुआ कि हावड़ा तरफ रहा था, बाद में जो चालू किया गया था। तो इस गेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे से भारत पहली रेल यात्रा शुरू की गई थी। ध्यान रखना कि रेलवे का दिमागी उपज जो शुरुआत की 1832 में, 1846 में इस पर काम करना चालू किया गया था। आंसर क्या आ जाएंगे? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, ध्यान रखना कि संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध को बांटा गया है। इसमें 3 सूची बनाई गई है, केंद्र या संघ सूची और राज्य सूची
और समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्य सूची वैसे भी से रखेंगे, इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएंगे, राज्य सूची पर सिर्फ और सिर्फ कानून राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। और इस दोनों के बाद भी अगर कहीं न कहीं अगर दोनों में अगर विवाद हो जाए तो केंद्र कानून लागू रहेगा। ध्यान रखना कि आर्थिक योजना केंद्र भी बनाती है और राज्य भी बनाती है। क्या बात? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। कोई कुछ जिस किसी सूची में सुनिर्दिष्ट नहीं होगा इसे कहते हैं अवशिष्ट अधिकार। ये साइबर क्राइम ये सब क्या अवशिष्ट अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इनसे समवर्ती सूची होंगे। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला जिसे विश्व चैंपियन सम्मान मिला निशानेबाजी, 10 मीटर एयर राइफल जुड़ी हुई है, अब रिटायर्ड ले चुकी है। मीटर एयर राइफल। कौन जोड़ी सम्मिलित नहीं है? सहायक संधि। ध्यान रखना कि बेल्लिंजली ने लाया था। अस्थायी बंदोबस्त, ध्यान रखना कॉर्नवालिस ने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिंध का विषय लॉर्ड एलनबरो का है। सिंध का विजय लॉर्ड एलनबरो का है। और प्रथम अफगान युद्ध ऑकलैंड, प्रथम युद्ध ऑकलैंड। तो आंसर क्या हो जाएंगे यहां? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित हैं, तो क्या होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? ध्यान कि कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत ध्यान किया कि जिस पर कर लगाया जाता है उसी से कर वसूला जाता है। दोनों क्या होगा? एक ही व्यक्ति होगा। अप्रत्यक्ष कर में कर जिस पर लगाया जाता है, जिससे कर वसूला जाता है, वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो कर भी दो तरीके से रहते हैं, एक राज्य सरकार लगाती है और एक होता है केंद्र सरकार लगाती है। तो देखते हैं ऑप्शन वाइज। उत्पाद शुल्क पॉजिटिव वस्तु पर राज्य सरकार लगा, नेगेटिव वस्तु पर राज्य सरकार लगाती है, और पॉजिटिव वस्तु पर केंद्र सरकार लगाती है, तो ये केंद्र सरकार लगाएगी। बिक्री कर राज्य सरकार, ये नहीं होगा। उत्पाद शुल्क ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। आयकर, आंसर बी हो जाएंगे। गृह कर राज्य सरकार लगाती है, मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है। तो जो घेरा गया है वो राज्य सरकार लगाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखना महिला आयोग अधिनियम जो 1990 था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, लेकिन महिला आयोग बनाया 1992 में। अब पहली महिला आयोग अध्यक्ष थी, ध्यान रखना कि पहली महिला आयोग थी जानकी पटनायक, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। वर्तमान में नौवीं रेखा शर्मा क्या वर्तमान में, रेखा शर्मा क्या वर्तमान में है, आंसर हो जाएंगे रेखा शर्मा। यह ध्यान किया कि ये 9वां महिला अध्यक्षा है, 9वीं महिला अध्यक्षा है। 8वीं ललिता कुमार मंगलम, 7वीं ममता शर्मा और 6ठी गिरिजा व्यास। तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, जो 2018 से ही कार्य कर रही है। 3 साल का कार्यकाल था, ये दूसरे कार्यकाल में है, 2024 तक कार्यकाल इनका है। विश्व साक्षरता दिवस, जहां विश्व साक्षरता 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 21 सितंबर को शांति दिवस, विश्व शांति, ठीक है, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को किया जाता है। आंसर याद आएंगे बी।
भारत संविधान संघ सूची में, संघ सूची में 97 थे, वर्तमान कितने हो गए? 100। गिनती में भी 97 ही है, 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे और 52 हो गए। यही 5 जो राज्य सूची से हटा वो जुड़ गया है समवर्ती सूची में। जाना कि राज्य संघ सूची में ध्यान रखा, अभी गिनती में 97 ही है, लेकिन लिस्ट में क्या हुआ है? 100 हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो ये है पूछा, क्या है पूछा। लिम्बिक शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापना की थी? जान में ये टीपू सुल्तान ने किया था। तुर्की में, फ्रांस में, ये सब में क्या की इन्होंने आधुनिक दूतावास बनाए थे, जहां से विदेशों को भारत से जोड़ा जा सके। हैदर अली ने कारखाने, बंदूक के कारखाने बनाए थे, बारूद के कारखाने बनाए थे। ठीक है। मीर कासिम, ध्यान रखना, मीर कासिम बक्सर युद्ध से जुड़ा हुआ है। शाह आलम द्वितीय भी बक्सर युद्ध से जुड़े हुए हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर युद्ध से जुड़े हुए हैं, मैसूर के शासक थे। प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली शामिल थे। द्वितीय मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारे गए थे। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में धरना के टीपू सुल्तान शामिल थे। आंसर क्या जाएंगे यहां? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी राजशेखर किताब है, राजशेखर किताब है। हर्ष जो किताब लिखा गया है रत्ना सागर वगैरह वो नहीं है। बाकी मालविका में निमित्रम कालिदास सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है, सौंदरानंद अश्वघोष भी सही है। आंसर क्या होगा? कर्पूर मंजरी गलती आंसर है, क्योंकि कर्पूर मंजरी राजशेखर ने दिया, राजशेखर ने लिखा है, हर्ष ने नहीं लिखा है। हर्ष ने किताब लिखा है कौन सा? रत्नावली। क्या है? कौन सा राज्य के सम्मिलित नहीं है? यानी कि अगर कोई भी आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में नहीं है तो वो आंसर बन जाएगा। मद्य निषेध 47 क्लॉज ए में है, मद्यपान निषेध। काम का अधिकार 41 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी में है। सूचना का अधिकार ध्यान रखना 19(1) ए प्लस अनुच्छेद 21 को मिलाकर है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नहीं है। आंसर का सूचना का अधिकार। ध्यान रखिए, राज्य के नीति सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं और ये भाग 4 में रखे गए हैं, संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं, जो वाद योग नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। प्लानिंग एंड पुअर बीएस मिन्हास किताब है। गुंडाल मेडल किताब एशियन ड्रामा गुंडाल मेडल किताब है। एलके झा आरबीआई गवर्नर थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर हो जाएंगे ए। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस सबसे पहले पता नहीं, लेकिन 97 में पता चला था मानव से। क्या? मानव से। ये पहले पता चला था कहां? हांगकांग में। हांगकांग पता चला था। तो 1996 में इसका शुरुआत तो हुई थी, लेकिन मानवीय इफेक्ट नहीं था। 1997 में इसे मानवीय इफेक्ट में देखा गया, मानव इससे क्या हो रहा है कि बीमार हो रहे हैं। ऐसा 1997 कहां किया गया था? हांगकांग में किया गया था बर्ड फ्लू। सर और आमू ध्यान में मध्य एशिया की नदी है। ये सब क्या है? मध्य एशिया की नदी है जो मिलती है अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। सर और आमू नदी मध्य एशिया की नदियां हैं जो क्या होती है कि अरब सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आंसर हो जाएगा अरब सागर। टाइगर वुड्स ध्यान रखना कि गोल्फ से जुड़े हुए हैं। बहुत सालों तक नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी रहे थे। बहुत से
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी तीन बार वो चुने गए थे। ऐसे क्या हुआ कि गोल्फ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1896 में किया गया था एथेंस में। इसका 33वां संस्करण 2022 के लिए 23 में हुआ था, लेकिन 2022 मान के चलते हैं, जो टोक्यो में हुआ था। कि 2026 का जो होने वाला है वो होने वाला है लॉस एंजलिस, पेरिस। पेरिस के बाद 2026 में पेरिस। 1896 का आंसर 1896। ऑस्ट्रेलिया आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। ऑस्ट्रेलिया आंदोलन 20 से 22 में चला था, तो शुरुआत की लॉर्ड चैम्सफोर्ड में, लॉर्ड रीडिंग के समय खत्म हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय खत्म हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मांग का नियम, ध्यान रखना, मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, जिसके अंतर्गत अगर अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, मतलब हर कुछ समान रहने पर क्या कीमत गिरती तो मांग बढ़ जाती। तो आंसर क्या होगा? सी। पिट्स इंडिया एक्ट जुड़ा हुआ है, एक्ट जुड़ा हुआ है तो नियामक अध्यादेश, वही चार्टर क्या होता है? 1813, 1833, 1853, ये सब क्या था? 1793, ये सब क्या था? चार्टर था। ये क्या था? चार्टर था। तो आंसर हो जाएंगे, एक्ट है तो से पिट्स इंडिया एक्ट है, नियामक अधिनियम। चार्टर जो है उसे दूसरा कहते हैं राज्यादेश, और जब संसद से पारित होता था उसे नियामक अधिनियम कहते थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने के लिए अधिकार उच्चतम न्यायालय का, देखो समझिए कि उच्चतम जो मौलिक अधिकार कहते हैं वैसा अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समय जो भी चुनाव विवाद होगा सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में लाए जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा? मौलिक अधिकार। और इसके अंतर्गत और भी है, जैसे कि संघ और राज्य के बीच विवाद, राज्य और राज्य के बीच विवाद, राज्यों का संघ और केंद्र के बीच विवाद, यानी दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र के बीच विवाद, ये तीनों शामिल है मौलिक अधिकार में। और साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद। परामर्शी अधिकार भी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत है, वो भी क्या है कि राष्ट्रपति के अधीन है। आर्टिकल 143 में है, दो बड़े भूसमूह जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी कहलाती है भूसंधि। क्या कहलाती है? भूसंधि। प्रायद्वीप का मतलब होता है जब तीनों तरफ पानी हो, तीनों तरफ क्या है कि जल हो तो क्या कहलाएंगे? जलीय भाग हो तो प्रायद्वीप कहलाएंगे। अंतरीप होता है कि किसी भूमि का उभरा हुआ भाग या समुद्र का उभरा हुआ मिट्टी का भाग अंतरीप कहलाता है। जल मडरू मध्य, जब जो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, इनसे क्या? भूसंधि। आपातानी कहां के मुख्य जनजातीय समूह है? आपातानी कहां की है? अरुणाचल प्रदेश की। कहां की? अरुणाचल प्रदेश की आपातानी मुख्य जनजातीय समूह है। झारखंड की मुद्दा हो जाती है, वो राष्ट्रीय सेवा परिषद
का गठन 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था, और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और लेकिन इसका जो मुख्य सचिव होते हैं, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, इसका कार्य देखते हैं। जो वर्तमान कौन है? अजीत डाभोल। अजीत डाभोल वर्तमान में कौन है? इसके सचिव कौन है? अजीत डाभोल। और पहला कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। किसके प्रधानमंत्री काल में बनाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में बनाया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। भोर का तारा, सुबह का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। एक तो इसका रोटेशन उल्टा होने के कारण से, दूसरा क्या हुआ कि जब इस चमकीला ग्रह है और जब सूर्य और चंद्रमा मध्यम पड़ती है तो ये दिखाई देने लगती है। इसका क्या हुआ कि शुक्र। प्रतिनिधि सभा जिस देश की संसद का नाम है, ध्यान रखना, प्रतिनिधि सभा जिस देश की संसद का नाम है, तो आते ऑप्शन आ जाते हैं। बांग्लादेश का जातीय संसद, श्रीलंका का संसदीय, मालदीव का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, प्रतिनिधि सभा क्या होता है? संसद के ऊपर प्रतिनिधि, संसद में प्रतिनिधि जाएंगे तो क्या होगा? श्रीलंका। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान, ध्यान रखना कि प्रेरी घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। और कौन कौन है? एक तो प्रेरी हो गया, दूसरा जगह पंपास साउथ अमेरिका का, फिर डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, स्टेपी यूरोप का, और साउथ अमेरिका का वेल्ड। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का पंपास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, स्टेपी यूरोप यानी कि रूस और यूक्रेन, और वेल्ड साउथ अफ्रीका। तो यहां से तो राष्ट्र मैदान उस कटबंधी बड़ा अलग होते हैं जो सेलवास है। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान, देखिए वैसा सुल्तान जिसने क्या हुआ? खलियत प्राप्त किया था। सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण था कि जब अब तभी खलियत अगर प्राप्त कर लेते हैं यानी कि आप प्रभुता संपन्न हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया दिल्ली सल्तनत का, एक खलियत प्राप्त नहीं किया था। खलियत प्राप्त किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश में क्या हुए? प्रभुता संपन्न सुल्तान। इल्तुतमिश ने ही राजधानी परिवर्तन किया था, लाहौर से राजधानी दिल्ली को बनाया। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति नामांकन क्या करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय करते हैं, नामांकन करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा नामांकित होता है, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि को चुना जाता है। ड्रेकन्सबर्ग, ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका और लोसोथो में है। एक लोसोथो इनलैंड कंट्री है, लोसोथो दक्षिण अफ्रीका, और लोसोथो में है ड्रेकन्सबर्ग, जहां मूनलाइट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और लोसोथो के बीच स्थित है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिकॉर्ड में विभाग न्यूनतम कितने मुल्क स्वर्ण कर रहा है? एक कुल होते हैं 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण होते हैं, और 85 करोड़ ध्यान किया कि विदेशी प्रतिभूति होती है। ठीक है, तो आंसर क्या? 200 और 115, क्योंकि आंसर क्या? 115 करोड़ की स्वर्ण पूछ रहा है। स्वर्ण 115 करोड़। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दिल किस्ती पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत? 2% वोट, मतलब 2% वोट का मतलब ये पंजीकृत दल से जुड़ा हुआ है। ये पंजीकृत दल से, अगर राष्ट्रीय दल की बात हो तो 6% हो जाते हैं। राष्ट्रीय दल से 6%, ऐसे पंजीकृत 2%। निम्नलिखित किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रथम श्रेणी क्लासिकल भाषा घोषित किया गया था? पहला क्लासिकल भाषा तमिल था। पहला क्लासिकल भाषा तमिल था, 2006 में बनाया गया था, 5-6 में। ध्यान रखना कि क्लासिकल भाषा जो है तमिल के बाद तेलुगु, मलयालम,
संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया ये क्लासिकल लैंग्वेज में आते हैं। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ये सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी जुड़ा हुआ है। और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं उस पर जो टैक्स लगे वो क्या होता है? सीमा शुल्क। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? इनमें से पूछ रहा है। वैसे तो बांध झील होना चाहिए था, लेकिन बांध झील नहीं है तो मृत सागर। ये सबसे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, बांध झील का क्या है? सबसे ज्यादा है जो 332% के आसपास है। मृत सागर दूसरे स्थान पर, तो मृत सागर यहां हो जाएगा इस ऑप्शन बाई, लेकिन बेहतर आंसर क्या होगा? बांध झील। संविधान की संकल्पना को 2 वर्ष से पहले कहां हुआ था? देखो 1215 के मैग्ना कार्टा, तो उस पर लागे थे ब्रिटेन में, तो संविधान का वहीं से चालू गया था। लेकिन अगर लिखित संविधान जोड़ देता, इसमें समझ देता लिखित संविधान, तो फ्रांस, लिखित संविधान में फ्रांस, लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां संविधान सिर्फ लिखा है, तो क्या आंसर? ब्रिटेन में जाएंगे। निम्नलिखित कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान संबंधित है स्विस्नी, ठीक है। पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री है नरगिस दत्त, 1958 में पाई थी। देविका रानी, ध्यान रखना कि जो फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको पाने वाली प्रथम पुरस्कार करता है, ठीक है। सुलभ मुद्रा यानी कि M1, तो जनता के पास करेंसी सही है, बैंकों के पास मांगे से सावधिक नहीं होगा, ये सावधिक नहीं, इसको सर्वाधिक नहीं, मैंने कि जो कहते हैं उसको कि सामयिक यानी कि टाइम डिक्रीट, तो साविधिक होता है, ये नहीं होंगे, अनायासी हो जाएंगे। तो क्या हुआ? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। संविधान संविधान संघ जितना शब्द जहां संघ शब्द रहे तो जवाहरलाल नेहरू, और फ्रांस शब्द रहे तो ध्यान में आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ ये था, आप लोग पूछ रहे थे कि फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले सबसे पहली देविका रानी। भारत के राष्ट्रपति की पदच्युत करने की संकल्प नियुक्त यहां पर था, केवल राज्यसभा में पारित होगा तब फिर लोकसभा में पहुंचाया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव रखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पहले। जैसे राष्ट्रपति में लोकसभा या राज्यसभा कहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति में पहले राज्यसभा में होगा, उसके बाद ही लोकसभा जाएगा, होगा राज्यसभा। मोटोमोटी संस्फोट सुधार गठन किस आधार पर किया गया? 1909 को मार्ले मिंटो सुधार जुड़ा हुआ है। धारणा की भारत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में संप्रदाय निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई, और वहीं 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। अखिल भारतीय 1935, अखिल भारतीय जो संघ बनाया गया 1935 के अधिनियम से। निम्न विधेयकों में किस एक का भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? ध्यान रखना संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। धन विधेयक और वित्त विधेयक ध्यान रखना लोकसभा के पहले आता है, उसका राज्यसभा जाता है। आंसर क्या देंगे? डी, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। हेलो स्टूडेंट, आप लोग देखिए बिहार एसएससी का 162 नंबर टेस्ट का 162 नंबर टेस्ट 162 या 163 हो, 163 होगा। हेलो स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा 163 नंबर टेस्ट बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 51, टेस्ट नंबर 51 यानी 51 से आप लोग को देखना है। 51 में जो क्वेश्चन है साइंस का, देखिए यदि वस्तु की स्थिति D1 और बिंदु से D2 तक परिवर्तित होती है तो वस्तु का विस्थापन D होगा, यानी क्या होगा? मान लें कि कोई वस्तु यहाँ था और कोई वस्तु हो, दूसरा बिंदु यहाँ है,
तो यहां से यहां तक आने में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो ये जो फाइनल बिंदु ये है आपका फाइनल है, और ए क्या इनिशियल बिंदु है ना। तो इसकी बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल d2 माइनस d1, यानी d कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी विस्थापन d है। करा यदि वस्तु की स्थिति d1 बिंदु से d2 तक परिवर्तित होती है तो वस्तु की विस्थापन d होगा, यानी विस्थापन कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका d2 है, इनिशियल कितना d1 है, तो आपका d है। आंसर आपका d होगा। लंबवत कार्यरत दो बलों के परिणामी बल R का मान क्या होगा? मान लिया कि दो वेक्टर है, एक दूसरे पे लंबवत है ना। तो इसका जो R का ये जो भार होगा ये क्या होगा, R का परिणामी क्या होगा? तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि R स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ P और Q के टर्म में दिया हुआ है, तो आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितना होगा 90, तो ये टर्म आपको क्या हो जाएगा 0। इसका मीन्स हो जाएगा R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। तो आंसर आपका C होगा, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि लाइट के लिए लाइट के लिए वेलोसिटी के लिए लाइट के वेलोसिटी के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे जो तेज चलता है, तेज गति जो चलती है वो लोहा यानी ठोस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, सबसे निम्न किस में होता है, तो गैस स्टेट में होता है, और निर्वात में 0 होता है। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन कोई दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों पर ध्वनि का आर पार, ध्वनि आर पार किस में होगा, तो पानी में हो जाएगा, निर्वात में नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा बी, वायु में भी हो जाएगा और लोहा में भी हो जाएगा। यानी सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होता है, तो इसमें लोहा में, तब पानी में, तब वायु में, निर्वात में नहीं होगा। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क किडनी स्टोन, किडनी में जो स्टोन पाए जाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, यूरिकम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, नहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, मानव वृक्क किडनी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट 55। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखिएगा, एक टेम्पो, एक कार, एक ट्रक समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है, यदि समान नेट बल लगाकर इन्हें रोक दिया जाए तो सबसे पहले रुकेगा। कहने की कि इसमें जो दे दिया है एक टेम्पो, एक कार एवं एक ट्रक समान गति ऊर्जा से चल रहे हैं, यदि समान नेट बल लगाकर इन्हें रोक दिया जाए तो सबसे पहले रुकेगा। ट्रक, कार, टेम्पो तीनों को कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बराबर है हाफ mv स्क्वायर। तो तीनों को काइनेटिक एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है Fs cos थीटा, है ना। तो जितना वर्क डन लगाएगा, हेलो हाँ बोलिए, नहीं अभी चालू नहीं हुआ है, इस सप्ताह बाद, हाँ अगला सप्ताह से चलेगा, इसलिए कि इस सप्ताह तो सब आंदोलन किया हुआ है ना,
2-3 दिन बंदे रहेगा। अरे लड़का लोग सब रेलवे के लिए जो किया हुआ है। ठीक। हाँ सर। यहाँ पर कह रहा है एक टेम्पो, एक कार एवं एक ट्रक समान गति ऊर्जा से चल रहे हैं, तो यदि समान नेट बल लगाकर इन्हें रोक दिया जाए तो सबसे पहले रुकेगा, है ना। तो यहाँ पर होता है एफ cos थीटा, तो बल तो समान लग रहा है सब में, दूरी पर डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जितना देंगे उतना ही इसका वर्क डन होगा, है ना। तो बल जब समान रह रहा है तो दूरी भी क्या होगा, समान होगा। अनिकर्निक मीन्स कि जितने वर्क डन हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना काइनेटिक एनर्जी देंगे, जितना ऊर्जा देंगे उतना ही इसका वर्क डन होगा। वर्क डन बराबर एफ cos थीटा होता है। तो अगर बल समान है तो ये भी दूरी भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए सभी एक साथ रुकेगा, है ना। एक टेम्पो, एक कार एवं ट्रक समान गति ऊर्जा से चल रहा है, तो समान नेट बल लगाकर उन्हें रोक दिया जाए तो सबसे पहले रुकेगा, यानी सबसे पहले कोई यह नहीं है ऐसा है, यानी सभी एक साथ रुकेगा। अगर यही क्वेश्चन में कह देता है काइनेटिक एनर्जी असमान है ना, तब हम लोग कहते हैं कि पहले ट्रक रुकेगा, तब फिर कार रुकेगा, तब टेम्पो रुकेगा, सबसे पहले क्या रुकेगा, तो इसमें से ट्रक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब काइनेटिक एनर्जी समान दे दिया तब आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी एक साथ रुकेगा। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं जो बार बार इसको गर्म किया जाए और अन्य आकृति में ढाला जा सके, है ना। तो इसमें गर्म करने पर पिघल जाता हो, यहाँ पर रेखीय बहुलक है, मुलायम या गर्म करने पर पिघलने वाला है, प्लास्टिक जिसे ऐच्छिक आकृति में ढाला जा सके, उपरोक्त सभी। आंसर आप लोग का उपरोक्त सभी होगा। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जो एक बार गर्म करने पर दोबारा उसमें पिघलाया नहीं जा सकता है ना, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये नहीं है, क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। तो इसको एक से अधिक बार हम लोग गर्म और मुलायम कर सकते हैं, है ना, और विभिन्न आकृति में ढाला जा सकता है। तो इस प्रकार आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन, एक तार श्रेणी में जुड़ा एमीटर को पठन 2 एम्पियर है और उसके श्रेणी में कितना कर दिया, 2 एम्पियर है, और इसके समांतर क्रम जो है वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध निकाले, है ना। तो हम लोग आई दे दिया है 2 एम्पियर और भी दे दिया है 6 वोल्ट, आर बराबर भट्ट, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, इसलिए I बराबर V बराबर आई आर, इसलिए R बराबर V बटा आई। V कितना है आपका 6 वोल्ट और I दे दिया कितना आपका 2 एम्पियर। I जो है आपका 2 एम्पियर है ना, तो 3 दूनी 6 यानी 3 ओम होगा। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है, प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, यह सूक्ष्म कणों के से निर्मित होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी आपका इसका जो कारण जाता है कि प्रकाश सरल रेखा में संचरित प्रतीत होता है, इसका मुख्य रीजन क्या है कि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। तरंगदैर्घ्य बहुत कम होने के कारण इसमें विवर्तन या मूर्ता नहीं है, है ना, यानी मूर्ते हुए दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की सरल रेखा संचरित प्रतीत होता है। क्यों? रेखा में एक सरल रेखा में प्रतीत होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण उसमें विवर्तन या मुड़ने की क्षमता नहीं होती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में, वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है ना। तो ये देखिए तांबा लोहा इसमें जस्ता आ गया, तो जिंक को जब हम मान लेते हैं कि जिंक को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड।
जस्ता हो जाएगा, यानी कहने की वह धातु, वह कह रहा है कि वह धातु जो अम्ल के साथ रिएक्शन करता हो, किसके साथ करता हो, अम्ल के साथ करता हो। तो अम्ल मान लेते हैं कि धातु ले लिए हम लोग जिंक, अम्ल मान लिए का HCl, है ना। और इसको जब रिएक्शन कराएं तो क्या बन गया, ये 2HCl हो जाएगा, यानी बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड और प्लस क्या होगा H2, यानी यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। साथ साथ में और किससे के, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब जिंक को किससे करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जिंकेट बनता है। क्या बनता है, जिंकेट बनता है। और क्या निकलता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलता है। इसका मीन्स कि जिंक जो है दोनों के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। गर्मी के मौसम में अपने दैनिक भोजन में किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, तो तला हुआ खाना नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा वसामय नहीं खाना चाहिए। विटामिन और खनिज और प्रोटीन ये तो सामान्य भोजन है, लेकिन वसा को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, आंसर ए होगा। जीवाश्म कैसे बनता है, जीवाश्म कैसे बनता है, तो जीवाश्म मुख्य रूप से क्या है, लाखों करोड़ों साल पहले, है ना, हजारों साल पहले जो वनस्पतियां मृत हो गया था वो जमीन में दब जाने से वही जीवाश्म बनता है ना। तो यहाँ पर कह दिया कि जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए, यही हो जाएगा आंसर। जंतुओं की आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल की प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, है ना, मेंडल का प्रभाविता के नियम, प्रभाविता फर्स्ट लॉ है इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, एक लंबा प्लांट लिया था और एक जो क्रॉस कराया था, एक क्रॉस कराया था आपको एक नाटे प्लांट से, है ना। तो इन्होंने देखा कि पहला पीढ़ी में जितने इसका संतान हुए टी 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 और टी टी, है ना, तो सभी के सभी क्या हुआ, लंबा हुआ, सभी के सभी लंबा हुआ, क्योंकि ये जो ड्वार्फ पर लंबा क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, आंसर डी मारेंगे। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बल रेखाओं के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, पृथ्वी चुंबक के क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करती है, चुंबक चाल के परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नहीं, बल रेखाओं के परिवर्तन की दर को क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट होता है छानने की विधि, 65 में करा है, छानने की विधि का प्रयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है। छानने की विधि हम लोग सीधी सी देखते हैं कि छानते किसको है, एक कम से कम उसको अविलय पदार्थ होना चाहिए, दूसरा विलय पदार्थ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक द्रव्य है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में दूध भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं और साथ साथ आपका चाय पत्ती भी डालते हैं, तो चाय पत्ती क्या होता है, अविलय होता है ना, लेकिन उसमें दूध और पानी होता है, मिक्सर होता है, वो दोनों छन जाता है, छन कौन जाता है, चाय पत्ती। तो इस तरह से एक कम से कम क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, अविलय ठोस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए। अब देख लीजिए कुछ हुआ इसमें आपका, ये एक अविलय ठोस और अन्य से, तो अन्य कुछ भी हो जाता है, ठोस भी हो सकता है, इसलिए आंसर सटीक नहीं है। एक अमिश्रणीय द्रव्य से अमिश्रणीय द्रव्य, यानी दो मिश्रण को द्रव्य कह रहा है लेकिन अमिश्रणीय हो, यानी मिला हुआ नहीं हो, एक द्रव्य से और दूसरा अविलय ठोस, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार का किसके लिए उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार इसलिए उपयोग किया जाता है कि फ्यूज क्या करना है आपको, कि जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो यानी धारा बढ़ जाता है और धारा ज्यादा से ज्यादा सर्किट में प्रवेश न करे, है ना, उसके लिए हम लोग फ्यूज तार लगाते हैं, है ना। ज्यादा धारा अगर प्रवाहित होगा तो हमारे जो उपकरण हैं वो जल सकते हैं, इसलिए उसमें फ्यूज तार की यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है संचरण में विद्युत ऊर्जा को खर्च कम करने के लिए, गलत बात है ना, वोल्टेज को स्तर को स्थिर रखने के लिए नहीं, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए।
तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अगर कहेगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में। अगर आपसे ये पूछेगा कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है ना। और साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। किसको? प्लीहा, है ना। हृदय क्या है? तो हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। यकृत हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। तो आंसर इसमें क्या होगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, टाका यानी शोल्डर का मिश्र धातु है। शोल्डर किसका मिश्र धातु है? टाका किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु है। किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तार का प्रतिरोधकता देखिएगा, प्रतिरोध नहीं कर रहा है, रेजिस्टिविटी कहता है। रेजिस्टिव आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो आपका इसका नहीं कर रहा ए, इसका किस पर डिपेंड करता है? तो ओनली फॉर मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल कहने की मीन्स क्या कि आयरन ले रहे हैं कि कॉपर ले रहे हैं ना, इस पर डिपेंड करता है, यानी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो लंबाई पर नहीं, पदार्थ पर। इस प्रकार का पदार्थ ले रहे हैं उसी पर रेजिस्टिविटी उसकी चेंज होती है। शंट के प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर में प्रतिरोध होती है ना। शंट के प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर में प्रतिरोध होती है। तो अमीटर में प्रतिरोध क्या होता है? तो अमीटर शंट के अपेक्षा अमीटर में प्रतिरोध अधिक होता है। गैस विद्युत के सुचालक है। गैस विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि निम्न दाब होता है, और निम्न दाब होने से गैस में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे पर टकराकर आयनित हो जाता है और इस प्रकार से वो सुचालक हो जाता है। इसलिए गैस विद्युत की सुचालक होता है। किसके कारण होती है? तो निम्न दाब के कारण। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम तन्य है? अधिकतम तन्य कहने की मीन्स कि तन्यता मेलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना। तो ये चारों में देखा जाए तो सबसे अधिक क्या होगा? सोना होगा, है ना। सबसे ज्यादा डी का होगा, तब बी होगा, तब आपका ए होगा इसमें, और तब क्या होगा? सी होगा। यानी सबसे अधिक तन्यता किसमें होगी? तो डी में होगा, सोना में। यह निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे पानी से अभिक्रिया एल्युमिनियम नहीं करता। एल्युमिनियम में पानी रखते हैं कोई असर नहीं होता। लोहा में नहीं होते, तांबा में क्या होता है? सोडियम, है ना। सोडियम को जब पानी में रखते हैं तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट कर जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 73। 74 में जब दो प्रतिरोध की सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 है। कितना समतुल्य प्रतिरोध? 90 हो जाता है, 90 हो जाता है। और यदि वही प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 20 हो जाता है। तो दोनों प्रतिरोध का मान गणना करें, यानी दोनों को जोड़ने पर 90 और दोनों को समांतर में जोड़ दे तो कितना? 20। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, जब दो सीरीज में जोड़ा जाता है, मान लिया जाए कि एक 60 आपका क्या है 90 ओम है, तो हम देखते हैं चॉइस वाइज देख लेते हैं कि 50 40 90, 60 30 90, तो 65 25 90 और 70 20 90। यानी एक तो पहला दोनों फ्लो कर रहा है कि सीरीज में जब जोड़े हैं तो उसको 90 हो गया, वो तो कोई भी चॉइस में हो रहा है। लेकिन जब उसको पैरेलल में ही दोनों को जोड़ते हैं तो किसका 20 मान आता है ना। तो हम लोग डायरेक्ट बी का देखते हैं तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। आपका दे दिया है एक में 1/60 प्लस दूसरा दिया है 1/30। ये दोनों को जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1/r बराबर हो रहा है, ये दोनों कैल्शियम लिए तो नीचे कितना हो गया आपका 60 और ऊपर कितना हो गया 2 1 3 3/60, यानी r बराबर क्या हो जाएगा तो r बराबर 20 हो जाएगा। इसका मीन्स कि आंसर क्या होगा, एक ओम जो 60 का होगा दूसरा 30 का होगा, तो दोनों को पैरेलल जोड़ने पर 20 प्रतिरोध होगा और सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका 60 30 90 होगा। तो आंसर इस प्रकार आपका बी होगा 74 नंबर केस। 75 में है
एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, एसिटिक सूत्र कहते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH HCOOH C2H5 COOH नन ऑफ दीज, है ना। तो एक होता है, ए होता है फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। और ए हो गया आपका, एक 2 कार्बन है, इसको हम लोग कहते हैं एसेटिक एसिड। और ये देखिए 2 और 3, 2 1 और 3 कार्बन एटम हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, है ना। तो आपका पूछ रहा था कि निम्न में से एसिटिक एसिड कौन है, तो आंसर ए होगा। अब 76 नंबर से आप लोग को मैथ वाले सर आ रहे हैं और मैथ का क्वेश्चन आप लोग को किया जाएगा। आप लोग शांति बना करके बैठे, है ना। सर आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे आज हम लोग बिहार एसएससी के 163वें नंबर सेट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 76 कि 500 एवं 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें 500 भी नहीं लेना है और 1000 भी नहीं लेना है, क्योंकि उनके बीच की बात की जा रही है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 1 से लेके 999 तक 4 से कटने वाले जितनी भी संख्याएं हैं उसको ज्ञात कर लेंगे और उसमें घटा देंगे किनको, तो 1 से लेके 500 तक को। तब हमें क्या मिल जाएगा, 501 से लेकर 999 तक के 4 के गुणजों की संख्या। तो हम लोग इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम लोग 999 में 4 से डिवाइड करेंगे और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लेंगे। और इसी प्रकार यहां पर भी हम लोग 500 में 4 से डिवाइड करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। अब इससे देखिए पहला क्या आ रहा है, 250 में 1 कम और ये 125। जब घटाएंगे हम लोग तो आएगा 124। यानी क्या देख पा रहे हैं हम लोग, केवल पूर्णांकीय भाग लिया गया है। तो 124 ऐसी संख्याएं होंगी जो 500 एवं 1000 के बीच होंगी और 4 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो आपने क्या घटाया है, 4 के गुणज 1 से लेकर 499 तक, और ये 4 के गुणज 1 से लेके 500 तक। तो इसमें आपको लिमिटेशन जो है, बाउंड्री का ख्याल रखना है। यहां 1000 नहीं लेना है और यहां 500 तक ले लेना है घटाने के वक्त। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए ये प्रश्न देखा जाए कि ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। चलिए देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 500 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु का कम हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो यहां पे जो नया मूल्य हमें निकालना है, नया मूल्य अर्थात जो कमने के बाद जो मूल्य है वो, तो हम देख पा रहे हैं कि वो मार्केट में 500 रुपया लेके गया था और कमी आ गई दाम में 25%। तो ये जो पैसा है 25%, ये उसका बच जाएगा। जितना सामान वो पहले खरीदता था उतना खरीदने में, और वो इस बचे हुए पैसे से 50 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। तो हम इसमें केवल क्या कर दें, 50 से डिवाइड कर दें। देखिए कितना आ जा रहा है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 25 बचे 125, और ये 5 और नीचे 100। ठीक है, तो आप देखिए 5 से कट रहा है ये वाला, 250 और बटे 100 यानी कि 2.5 रुपीज प्रति केजी। ये इसका घटा हुआ मूल्य हो गया। ठीक है, तो केवल क्या करना है, 500 का 25% निकालना है, जो कि
125 के बराबर होगा और फिर उसमें आप क्या करना है 100 से 50 से भाग दे। चलिए आइए अगला सवाल। अब यह है कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। तो एक उम्मीदवार ने परीक्षा में पत्र में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए तो कुल मिला के 80 अंक प्राप्त हुआ। तो उसने कितने सही प्रश्नों के या कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? तो यहां पे आप लिखेंगे सही प्रश्न, यहां आप लिखें जो उनका गलत हुआ वो। तो कुल 100 प्रश्न है, इसमें से उन्होंने कुछ सही किए हैं और कुछ गलत। तो अगर उन्होंने सभी सही किए होते तो सभी में 2-2 अंक मिलते, यानी कुल मिला के उनको 200 अंक मिले होते। और अगर सारे के सारे गलत किए होते तो उनका अंक -100 होता, लेकिन उनको मिला कितना है 80। तो इसके मदद से हम लोग प्रश्नों की संख्या का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। 80 माइनस 100 करेंगे 180 होगा और 200 में 80 घटाएंगे तो 120 होगा। अर्थात आपको ये रेशियो मिलेगा 3:2 का। तो कितना कितना होगा देखिए 3, 2, 5 जो है ये टोटल प्रश्नों की संख्या है। तो 5 इक्विवेलेंट टू 100 अर्थात 1 का जो मान होगा वो 20 होगा। तो 20 प्रश्न यानी कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 60 और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 40। तो आपसे क्या पूछा गया उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे? तो आप कहेंगे 60। तो ऑप्शन क्या लेंगे हम लोग डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब ये जो प्रश्न है आपका ये एक इकाई अंक वाला प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप लोग, और वो भी फैक्टोरियल के साथ। तो सबसे पहले हमेशा आप ध्यान रखें कि फैक्टोरियल n जो होता है ये इसका मतलब क्या होता है? तो कहते हैं 1 से लेके हम लोग n तक का गुना करते हैं। इसको क्रम गुणित भी कहा जाता है, फैक्टोरियल को ही क्रम गुणित कहते हैं, 1 से लेके n तक का। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा हो, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ा कोई भी लें आप, फैक्टोरियल 5 लें या फैक्टोरियल 6 लें, ये सभी के सभी 4 के द्वारा या 4 के गुणज होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? 4 के गुणज होंगे। यानी कि इन सब में 4 या उसके ऊपर जब भी आप जाएंगे तो उन सब में जब भी आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 0 होने वाला है ना। यानी कि फैक्टोरियल x यदि हम कह दें वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 है ना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी कि अगर आपने फैक्टोरियल x में 4 से भाग दिया तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला होगा वो 0 होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकाई अंक निकालते वक्त हम क्या करते हैं? इन घातों में 4 से भाग देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी घात क्या है? फैक्टोरियल के फॉर्म में है और सभी के सभी 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं। अर्थात जब भी आप इसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये जो हमारा संख्या है ये पहला वाला वो बन जाएगा 3 का पावर। जब शेषफल 0 होता है तो हम 4 का यूज करते हैं। उसी प्रकार 8 का पावर भी 4 होगा और उसी प्रकार ये 9 का पावर भी 4 ही होगा, क्योंकि वो पूरा पूरा ही कटेगा। 53 पे ध्यान नहीं देना है, फैक्टोरियल 53 पे ध्यान देना है। अब जब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 3 का पावर 4 के लिए 1 होगा। 8 का पावर 4 के लिए देखिए क्या हो रहा है आपका, तो 8 है गुना 8 गुना 8 गुने 8, तो 8 8 64 का 4 लेना है, 4 8 32 का 2 लेना है, 2 8 16 का 6 लेना है, यानी ये 6 हो रहा है आपका। और 9 का पावर 4 जब करिएगा तो इसको तो पता है कि ऑड इवन का केस है 9 में कि अगर पावर 1 हुआ तो 9 और पावर 2 हो गया तो 1, ये 1 ले लेंगे आप, है ना। जैसे आप 9 का पावर 4 करेंगे तो पक्की बात है कि वो कितनी आनी है? इकाई अंक पे 1, 9 9 81, 1 9 फिर 9 9 81, यानी 1 ही आना है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपको इकाई अंक क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो हम लोग कहेंगे हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, सभी समझ पा रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब यह है
कि दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के किराए 4:1 के अनुपात में, जो किरायों का जो अनुपात है वो आपको दिया गया, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी क्या अनुपात है देखिए, तो कहा जा रहा है 4:1 का। और उनमें जो यात्री जो यात्रा कर रहे हैं उनकी जो संख्या है, यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 1:40। तो अगर हम लोग कुल किराया का अनुपात देखें कि दोनों श्रेणियों से प्राप्त अलग अलग कुल किराया का क्या अनुपात होगा, अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो वो हमें क्या दिख रहा है, तो 4:1, ये 4 हो जा रहा है आपका, और ये हो जाएगा 40 × 1 4। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1:10। अब आपको ये देखना है कि प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ 1 और द्वितीय श्रेणी से 10, और कुल मिला के उनको किराया कितना मिला है 1100। तो आप देख पाते हैं कि 10 और 11 जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 11 जो है वो किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 1100 रुपये के, यानी कि एक अनुपात जो होगा वो 100 के इक्विवेलेंट होगा। आप देख पाते हैं कि इसका मतलब प्रथम श्रेणी से केवल किराए के रूप में 100 रुपये आएगा और द्वितीय श्रेणी से किराए के रूप में 1000 रुपये आएगा। आपसे क्या पूछा गया वो आप देखें, तो कहा गया प्रथम श्रेणी से कि जो यात्री हैं उनसे कितना किराया प्राप्त हुआ, तो आप क्या कहेंगे, केवल और केवल 100 रुपया। ठीक है, तो 81 नंबर हम लोगों का आंसर आ गया कितना, ए यानी कि 100। आइए अगला सवाल, कि दो संख्याओं का मौसत तथा लौसौ क्रमशः 12 और 600 है, यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम लोगों के पास काफी एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर। तो अगर दोनों संख्याओं का मौसा लौसा पता है और एक संख्या पता है तो दूसरा संख्या बराबर 12 × 600 और बटा 24। तो 12 से कट रहा है ये 2 बार में, और 2 से ये कटेगा आपका 300। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का जो औसत होगा दोनों संख्याओं का औसत बराबर पहला संख्या 300 और दूसरा संख्या 24, तो बटा 2। तो 162। ठीक है, यानी क्या मिला हम लोगों को, दोनों संख्याओं का औसत 162। ये कह रहा है यदि 8 बराबर इतना तो x का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि जब ये बीच में प्लस साइन होता है तो हम लोग यदि x को कैसे लिख पाए, इसका जो होता है हम लोग लिख पाते हैं इसको 56 अगर लेते हैं हम लोग x का मान, इसको लिखते हैं हम लोग 7 × 8, और हमेशा कौन सा आंसर होता है, बड़ा वाला, जब बीच में प्लस साइन होता है, यानी यही आपका 8 आता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि b का वैल्यू यानी x का मान क्या लेना होगा आपको, 56 लेना होगा। ठीक है, चलिए इसका आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये अंदर x होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये x प्लस √x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस √1 प्लस 4x और बाई 2। तो अभी आप देख पाते हो कि हमने जैसे 56 के लिए लिया था यहां, तो अंदर 8 आ गया आपका। तो आप देखो अगर अंदर कुछ भी लेते हो आप, जैसे कि कुछ और लेके देखो आप, जैसे अंदर 12 ले लो आप, तो 12 के लिए क्या आना चाहिए, 3 × 4, तो 4 होना चाहिए आपका। तो अभी देखो चेक करके, 12 चौका 48 और 1 49, 7 1 8 बटा 2 4 आता है। तो आप इसका भी यूज करके इसको बना सकते हो कि इसका वैल्यू कितना दिया गया है आपको, तो कहेंगे आप 8 दिया गया है,
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा आपका, कि 1 प्लस 4x बाई 2 बराबर में कितना दिया गया आपको, 8। अब ये दोनों तरफ आप इसको साइड चेंज करें पहले, तो 1 प्लस 4x, तो 8 दूना 16, 16 में 1 गया तो 15। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 1 प्लस 4x बराबर 225, यानी कि 4x बराबर आएगा आपका 224, यानी x का मान आ जाएगा आपका 4 पच्चे 20 और 4 छक्के 24। यही आपको पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। तो बाय प्रोसेस बनाना चाहें तो ये है, और बाय ऑप्शन जाना चाहें तो ये वाला। अगर बीच में माइनस साइन होता तो आंसर आपका 72 हो जाता, ये तब माइनस वाले के लिए यहाँ पे एक माइनस आता है। चलिए, ये साझेदारी में एक कुल पूंजी का 1/6 को 1/6 समय के लिए, और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग को 1/3 समय के लिए, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, और कुल 4600 के लाभ में बी को कितना मिलेगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि कुल पूंजी पहले मान लेते हैं। तो कुल पूंजी को क्या मानना ठीक रहेगा, तो 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए आप, यानी 6 ले सकते हैं आप, और कुल समय ले लीजिए। तो कुल समय को आप कितना ले लिया जाए, 6 ही ले लिया जाए। अब जब आप उनके लाभ का अनुपात निकालेंगे तो आपको पता है कि क्या करना है, कि हमें ए, बी और सी का समतुल्य मूलधन का अनुपात निकालना है। तो एक कुल पूंजी का 1/6 यानी 1, और समय कितना, केवल 1, समय कितना 1। अब बी कुल का 1/3 यानी 1/3 6 का 2 होगा, और समय भी 1/3 यानी वो भी 2, और सी शेष पूंजी, तो शेष कितना बचा, 6 में से 1 गया 2 गया, यानी 3 गया तो 3 बचा, और कितने के लिए, पूरे समय के लिए, यानी कि 6। अब ये रेशियो हो गया 1:4 और 1:18। जब आप लाभ को कंपेयर करोगे तो क्या कहोगे, 18 4 22 1 23, तो 23 इक्विवेलेंट टू कुल लाभ दिया गया आपको 4600। तो बताइए एक अनुपात का मान निकलेगा आपका 200। तो आपसे क्या पूछा गया, बी को मिलने वाला, तो बी का हिस्सा ये है, देयरफॉर शेयर ऑफ बी इक्वल टू 4 गुने 200 यानी 800 रुपया। ये आपका बी का शेयर होगा। आइए, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। जैसे भिन्न आपका x/y है, तो आप दोनों में अगर एक एक जोड़ते हैं तो भिन्न आपका 4/5 हो जाता है। और यदि अंश और हर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अगर अंश और हर दोनों में 5 घटा देते हैं तो आपका भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि भिन्न क्या है, तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं या इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर आप दोनों में एक जोड़ते हैं तो ऐसा किसमें एक जोड़ने पे 4/5 होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको जोड़ें तो 7 + 1 8/10 यानी इसमें 1 हो रहा है, ये 4/5 आ रहा है। और यदि घटाते हैं 5 तो 7 में 5 घटाइए और 9 में 5 घटाइए, तो ये आ रहा है आपका 2/4 यानी 1/2। इसका मतलब है हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। और इसमें देखिए घटा करके आप 1 जोड़ करके, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल कौन, बी है ऐसा जो कि हमारे इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर होगा। आइए, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर 1/5 अंश किराए पे और शेष जो कि 231 रुपए है उस अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो यहां हम क्या करें कि कुल आय 4 और 5 का एलसीएम मान लें। माना कि उसका कुल आय जो होगा वो हम लोग कहते हैं चलो 20 यूनिट। तो प्रश्न के हिसाब से 1/4 वो कहां खर्च करता है, भोजन पे। तो 1/4 यानी 5 हो गया भोजन पे, प्लस 1/5 अंश किराए पे यानी 4,
और तो शेष कितना बचा, 5 और 9 तो उसने खर्च कर दिया, तो उसका शेष कितना बचा, तो शेष जो बचा वो बचा आपका 20 - 9 जो कि 11 है, जो किसके बराबर है, तो 231 रुपये के बराबर। तो प्रश्न है कि उसका कुल आय यानी आपको 20 निकालना है। देयरफॉर जो कुल आय होगा उसकी मान जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि 11 बराबर 231, इसीलिए 20 क्या होगा। इसको सॉल्व करें, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 दूना 42, 420 रुपये, यानी कि उस आदमी का जो कुल आय है वो 420 रुपया है। चलो, तो ये है आपका एक किसान अपनी n गायों को, झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई और तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गाय मिलती है। तो n का मान यहां भी आपको वही करना है। n का एक ऐसा मान ले लीजिए कि आसानी से उसको हम क्या निकाल सकें, तो आधा मतलब 2, चौथाई मतलब 4 और 5, 2, 4, 5 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब कुल कितना मान लिया जाए, 20 गाय है वो मान लें। अब उसमें कहता है कि पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को और चौथे को कितना कितना दिया, तो उन्होंने अपने पहले बेटे को आधा दे दिया, आधा मतलब 10 दे दिया, दूसरे को चौथाई दिया यानी कि 5 दिया, और तीसरे को 1/5 यानी 4। तो कितना हो गया, 10, 5, 15, 4, 19, एक बचा तो किसके लिए, चौथे के लिए, जिसका कि वास्तविक वैल्यू कितना है, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि 20 का क्या होगा, तो हमारा जो कुल गाय है यानी n का वास्तविक मान जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि 1 बराबर वास्तव में 7 गायों के, इसीलिए 20 क्या होगा, तो 20 सते 140 गाय, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका n का 140। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 88 कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 10% कम होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी। तो 2 वर्ष पहले अगर x थी तो क्या हुई है, तो पहले वर्ष तो 12% बढ़ती है यानी कि 112/100, और पुनः दूसरे वर्ष उसमें क्या हो रही है, 10% की कमी यानी 90/100, और ये फाइनली कितना का हो गया, तो 50400। ठीक, तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इससे ये कटेगा आसानी से, फिक्स है, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 से ये कट रहा है, 9 × 5 = 45, तो 5 9 × 6 = 14। फिर आप देखोगे 112 से भी ये कट रहा है आपका 5 बार 50, अर्थात आपका x का मान जो आ गया तो 3 0, यानी कि दिख रहा है कि उसका जो सबसे शुरुआती जनसंख्या था 2 साल वर्ष पहले वो कितना था, 50,000। आइए कि हीरा के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। जो मूल्य है हीरे का वो कैसे परिवर्तित होता है कि भार के वर्ग के हिसाब से, ये संबंध दिया गया है। अगर हीरा कितने का है, 5184 का, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो कैसे बांटा आपने, तो हमने देखा कि पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, और अगर हम नहीं टुकड़ा में बांटते तो तीनों का जोड़ के कितना होता वो भी हम देख लेंगे। ये ठोस हीरा, तो क्या अनुपात है उनका वजन का, उनका भार का अनुपात आपको दिया गया है हीरे के टुकड़ों का। तो देखिए तो कितना कितना है, 1:2:3, और जब टुकड़ा नहीं हुआ होता तो कुल भार कितना होता, 3 2 5 1 6। ये हो गया ठोस हीरे का। और जैसा कि हम जानते हैं कि हीरों का जो मूल्य है वो उनके भार के वर्ग के साथ बदलता है, यानी कि मूल्य के बारे में कहेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखिए कितना कितना आया, 1 4 9 और 36।
तो सवाल कहता है कि अगर उनके भार 1:2:3 के अनुपात में हो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक्चुअल मूल्य कितना था हीरे का 5184 और यही उनके मूल्यों का अनुपात है। तो जब आपने उन्हें टुकड़ों में काट दिया तब देखिए तो सब टुकड़ों का मूल्य मिला के कितना हो रहा है, तो 9 4 13 1 14, अर्थात टुकड़ों का मूल्य जो है कुल मिला के 14 हो रहा है। और जब बिना टुकड़े का हीरा था तब उसका मूल्य कितना था, 36 था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें लॉस तो बिल्कुल है, और कितने का लॉस है देखो आप, 22 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। तो आपके सवाल के हिसाब से हीरे का वास्तविक मूल्य 5184 है, मतलब 36 का मान आपको दिया गया और आपको हानि निकालना है अर्थात 22, जो कि टुकड़ों के हीरो को टुकड़ों में काटने के कारण हानि हुई। तो आप देखेंगे इसीलिए हानि बराबर क्या कहेंगे, चूंकि हमारा जो 36 अनुपात है जो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य है वो दिया गया है 5184, तो हानि कितनी की होगी, तो हानि हमारा 22 है, तो यही हमारा हानि होगी। अब आप आसानी से इसको 2 से काटिए एक बार, तो 2 से काटे या 4 से काट लें, 2 से 18 बार में और 2 से 11 बार। फिर एक बार चाहे तो आप 9 से काटिए, 8 5 13 5 18, तो 9 दूना 18, 9 5 45, 6 9 7 63, 5 9 6 14। फिर एक बार 2 से आप काट सकते हो, 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2 8 16 और गुना 11, तो 11 8 88 का 8, सब में इकाई अंक देखिए 2 3 में 8 ही है, 11 88 का 8, 11 8 88 और 8 96 का 6, 11 दूना 22 और 9 31, अर्थात उसको 3168 रुपए का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। आइए 90 नंबर पर, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गों की दर से बेचा तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपये प्रति मुर्गों की दर से बेचा। इस प्रकार इसे 1620 रुपये मिले। उसने कितने कबूतर बेचे, देखिए उसने 2 चीजों को बेचा है, मुर्गों को और कबूतरों। तो आपको क्लियर कट कह रहा है कि मुर्गों से 4 गुना कबूतर उसने बेचा है, यानी मुर्गा अगर X बेचा है, अगर मुर्गा उसने X बेचा तो कबूतर बेचा है उसने 4X। ठीक है, अब कीमतों के बारे में कहिएगा तो कीमत भी दिया गया है आपको, तो ये 60 रुपये प्रति मुर्गा है और इसका कीमत है केवल 30 रुपया। लेकिन जब टोटल देखा गया बेच के तो कितना मिला, 1620। अब कुल निकालें तो 60X में मुर्गा बेचा और 30 चौका 120X का बेचा कबूतर, अब कुल मिला के मिला उसको 1620 रुपया, यानी कि 180X बराबर हो गया 1620, यानी कि X का मान हो गया 90। 18 9 162, ये हो गया आपका 9, केवल 9, सॉरी, क्योंकि ये 0 0 तो कैंसिल है, ओनली 9। अब आपको देखना है, पूछ रहा है उसने कितने कबूतर बेचे, तो आप देखो कबूतर कितने हैं, 4X, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 और गुने 9, यानी कि 36 कबूतर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की तरफ आ गया कि A B की तुलना में दुगुना अच्छा कामगार है। A जो है वो B की तुलना में 2 गुना अच्छा कामगार है, तो इसका रेशियो है आपका 2:1 का। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो कुल काम कितना हो गया, 14, और दोनों का क्षमताओं को जोड़ दीजिए, ये कुल काम। तो A अकेला, तो A का क्षमता 2 है, जिसको 2 से भाग दीजिए। देखिए टाइम कितना लगे, 14 तो ये 42/2 यानी 21 दिन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है कि 5 वर्ष पहले A और B का जो आयु का अनुपात है वो 4:3 का है। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, और 4 साल के बाद यही अनुपात 5:4 का हो जाएगा। तो अंतर अभी भी दोनों में 1 है। आप देखिए कि अनुपात में 1 की वृद्धि हुई है,
और वो भी कितने वर्षों में, तो 5 कम 4 ज्यादा यानी 9 वर्षों में। तो 1:9 के बराबर है, तो ए की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो ए की वर्तमान उम्र बराबर, अगर इसके मदद से निकालते हैं तो 9 गुने 4, और ये 5 साल पहले का है, इसमें 5 जोड़ना ना भूलें, ये हो जाएगा ए का वर्तमान। 9 चौका 36, 5 41 वर्ष। चलिए, 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए यह अनुपात 3:5 का हो जाए। तो आप देख पाते हो कि टोटल मिला के कितना है 200 ग्राम, और ये 5:3, तो कितना कितना होगा देखिए। तो कहेंगे 8 से कट रहा है 25 बार में, तो ये 125 है, और 25 दिए 75 है। अब सवाल है कि इसमें कितना ग्राम तांबा मिला दिया जाए, तो तांबा मिलाओ जिससे कि रेशियो 3:5 का हो जाए। तो आप मिला क्या रहे हो, इसमें तांबा मिला रहे हो। चलो सॉल्व करो फॉर एक्स, वही आपका आंसर होगा। तो देखिएंगे 125 गुना 5 625, 75 दिए 225 और प्लस 3x, यानी कि आपको x का मान दिखेगा 400/3, तो यह आ जाएगा आपका 133.1/3 ग्राम। यानी कितना आप मिलाओगे इसमें तांबा, तो 133.1/3। यह सवाल है कि ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। अगर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाना है, जिसके लिए दोनों की बराबर मात्राएं मिलानी है, तो सोने और तांबे का सी में क्या अनुपात होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसमें 7:2 है, इसमें 7:11 है, और आप जानते हैं कि दोनों की बराबर मात्रा लेनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के मात्राओं को बराबर कर देना है। तो ये ऑलरेडी 18 है और ये 9 है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये भी 18 हो जाएगा। यानी इसमें अब सोना 14 और तांबा 4 होगा, इसमें 7 11 ही है, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब इन दोनों का 18 मिलाओगे, तो जो मिलने के बाद जो सी तैयार होगा, उसमें सोना और तांबा का क्या अनुपात होगा, तो सोना होगा 14:7, 14 + 7, और तांबा होगा 4 + 11, तो 14:7 21 और 11:4 15। तो कटने पे 3 7 21, 3 5 15, यानी 7:5 के रेशियो में हम दोनों को मिलाएंगे। आइए, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत। तो ऐसे सवालों को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, ठीक है, कि फाइनल औसत को ऐसे 19वीं पारी के बाद का निकालोगे तो कितना मान लोगे कि फाइनल औसत x है, तो ये लेके भी आप बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल दो कि 19वीं पारी के बाद का औसत, 19वीं पारी के बाद औसत। तो इस 78 रन में से ये जो 78 बनाए हैं, तो इसके इतनी बनाने के कारण ये बाकी के सभी में से 2-2 खींच लिया, यानी कि 18 पारियों में से इन्होंने कितना खींचा, 2-2 करके मांगा कि लाओ भाई हम इतना कम बनाए हैं, हमको सब 2-2 करके। जिससे क्या होगा आपका कि ये 2-2 लेने के बाद अंतिम औसत पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि बाकी का 2-2 घटेगा। और इनका तो भाई देखिए कितना आ रहा है, 78 + 18 दूना 36, यानी 814 का 4, 7 3 10 1 11। यानी आप क्या देखते हैं कि 114 क्या हो जाएगा 19वीं पारी के बाद इसका औसत। ये सवाल भी बेहतरीन है कि एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 का है प्रति विकेट, और आगे 26 रन देकर के 5 विकेट निकाल लेता है, तो औसत में 0.4 की कमी हो जाती। तो अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या हो। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, लगाइए कि स्टार्टिंग में मान लिया जाए उसने x विकेट लिए थे और रन का जो औसत है वो है 12.4 शुरुआती की, बाद में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं अंतिम मैच में और 26 रन दिए हैं, तो इसका औसत हो जाएगा 26/5, यानी कि 5 × 25 5.2, और जो फाइनल औसत है वो 0.4 का घट गया, यानी
12.4 में 0.4 की कमी यानी 12 आ गया है, ये घटने के कारण। अब आप देखते हो कि इसका जो एलिगेशन जब हम लगा रहे हैं इसमें तो कितना कितना आ रहा है, देखो तो 12 माइनस 5.2 ये हो जाएगा आपका 6.8 और जब यहां घटाओगे तो 0.4। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 17 से कट रहा है, ये 17:1। अब आपके एग्जाम सवाल में दिया हुआ है कि ये 5 विकेट लिया है, एक जो है वो 5 के बराबर है, तो कह रहा है कि अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या, यानी कि 17 1 18 निकालने के लिए कहा गया है। तो चूंकि एक जो है वो 5 विकेट के बराबर है, इसीलिए 18 क्या होगा, तो 18 बचे 90 विकेट, यानी कि अंतिम मैच तक उन्होंने कितना विकेट लिया, कहेंगे 90 विकेट, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है आपका। आइए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी दो लोग हैं जिनकी प्रेजेंट आयु जो है उसका अनुपात आपको दिया गया है 5:6 तथा 10 वर्ष के बाद ए की वर्तमान आयु और तब की आयु का अनुपात। पर्सनली ए के बारे में बताया गया है कि वर्तमान और 10 वर्ष बाद की जो आयु होगी उसका जो अनुपात है वो 3:4 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, एक का, और वास्तव में ये 10 साल बाद का है। एक अनुपात जो है वो 10 वर्ष के अगर बराबर है तो इसकी वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष और उस समय की आयु 40 वर्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात तो दिया गया है, तो अगर ए का वर्तमान 30 है यानी कि 5 जो है वो 30 के बराबर है, तो 6 तो 36 होना ही है, 36 वर्ष, यानी बी का वर्तमान आयु 36 का है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान एवं तब की आयु। तो जब हम बी के बारे में बात कर लेंगे कि बी की वर्तमान, तो बी की वर्तमान हो गई 36 और आज से 10 साल बाद कितनी, 36 10 46, तो इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 18:23, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन हो। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। ये एक बेहतरीन सवाल है टाइम एंड वर्क का कि ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है। इसमें ए और बी का पहले टाइमिंग का कंपैरिजन है, क्या है कि ए 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 4 दिन में। सी से किया है कंपेयर पहले, सी 4 दिन में, तो इससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 4:3। और उसी के बाद आपको दिया गया है कि बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिन में। तो आपको बी और सी का भी टाइम का दिया गया है। आपको ये कह रहा है कि बी 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 6 दिन में। अब इससे आप एफिशिएंसी निकाल लो, ये 6:5 का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि दोनों में सी कॉमन है, यानी कि सी का एफिशिएंसी भी सेम होना चाहिए। तो अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को बराबर कर लें तो हमें क्या करना चाहिए कि इस वाले में 5 से गुना कर देना चाहिए और इस वाले में 3 से, और तब अगर हम ए, बी और सी तीनों का एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है, 5 का 20 ए का एफिशिएंसी, 4 18 बी का एफिशिएंसी और सी का हो गया आपका 15। अब आगे का प्रश्न है कि अगर ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है तो कितने दिनों में उसे बी पूरा करे। तो आप देखिए, तो अगर 18 दिन में ए पूरा कर रहा है यानी कि 20 गुने 18 कुल काम है, तो उसे बी कितने दिनों में, तो बी का क्षमता तो 18 है, देखिए कितने दिनों में आएगा आपका, तो बी उसी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में, 20 दिन। यानी केवल आपने क्या करना है, इसमें इनकी जो क्षमताएं हैं उसको आपस में कंपेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यह है कि एक महिला अपने ग्राहक को सेबों का आधा स्टॉक और आधा सेब बेचती है, दूसरे ग्राहक को आधा सेब और अपने बचे हुए स्टॉक का आधा सेब बेचती है, और तीसरे तथा चौथे ग्राहक को भी ऐसे ही।
ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह इसका इक्वेशन बने। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा आपका बाबू, वो कैसे बन रहा है, चलिए इसका इक्वेशन है, सबसे पहले माना कि उनके पास एक्स सेव थे, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि एक ग्राहक को सेबों का आधा स्टॉक, मतलब आधा सेब पहले बेच दिया और आधा सेब बेच दिया। तो कितना बचेगा, आधा पहले बचा था, आधा बेच दिया तो आधा बचा और उसमें से आधा बेच दिया। ये इस तरह से, यानी जो पहले तो आधा बेचा तो आधा ही बचा, उसमें से फिर उसने आधा सेब उसको दे दिया। फिर ऐसे ही बार बार कर रहा है वो, तो इसका अब वो आधा बेचेगा और उसमें से फिर बचे हुए में से आधा और चला गया। ठीक है, ये 2 बार में हो गया ऐसा। फिर इसका आधा और फिर आधा बचेगा इसका और बेच देगा, और फिर एक बार उसने यही काम किया, आधा और माइनस आधा, यानी 4 बार उसने ये प्रोसेस किया है ना। 1, फिर बाहर गया आपका 2, 3 है ना, और 4 बार का ये प्रोसेस है उसका। पहला 1, 2, 3 और 4, और फाइनली उसके पास कितना बचता है, तो 15 सेब उसके पास बचता है। तो आप सॉल्व करिए, इधर जब जाएगा 15.5 दूना 31 हो जाएगा वो, फिर 31.5 होगा, फिर आपका वो हो जाएगा 31.5 दूना 63 हो जाएगा, 63.5, फिर आपका ये जाएगा उधर तो 127 हो जाएगा, 127, फिर 127.5 हो जाएगा, और फाइनली 127.5 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो डी नंबर है ना। तो आसानी से आप इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन को ला सकते हैं, और बाय ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब ये देखिए क्या कह रहा है कि इस युगपत समीकरण का हल बताइए क्या। तो आप सभी जानते हैं कि ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हल करना है। तो या तो आप ऑप्शन से जाओ, और नहीं तो फिर क्या करो कि किसी एक का कोएफिशिएंट को बराबर करिए। जैसे कि हम अगर पहला वाले को बराबर करना चाह रहे हैं, चलिए कितने से हो जाना चाहिए आराम से। तो अगर हम लोग क्या करें, पहला वाले को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें किससे गुना कर देते हैं, 3 से, और इस वाले में 5 से, और गुना करने के बाद घटा दिया जाए। तो जब घटा देंगे हम लोग तो क्या होगा, तो 5 × 15, 15 कैंसिल, 7 × 21 और 9 × 45, 21 और ये 9 × 45, घटाएंगे तो जुड़ेगा, तो 21y और प्लस 45 बराबर 21 × 63 और माइनस 75। तो दोनों को जोड़ने पे आ जा रहा है आपका 66y, और इक्वल टू उधर आ रहा है आपका 5 में 3 गया तो 2, 7 में 6 गया तो 1, 21 × 63 और ये 75, 9 × 45, 7 × 21। तो ये दिख रहा है आपको y का मान कितना आ रहा है, देखिए x तो कट गया घटाने पे, 75 तो ठीक है, 21 × 63, इनमें से तो कोई नहीं आ रहा है आपका, तो ये आ जा रहा है आपका -12/66। तो ये कटेगा आपका किससे, तुम्हें 6 दूना 6 11, यानी -2/11 आपको y का मान मिला। अब ये पहले वाले में केवल है ऐसा, अब इसको रख के देखिए किसमें, किसी एक में, तो आपका 5x प्लस 7 × -2/11 बराबर 21। तो ये 5x बराबर में 7 दूना 14/11 प्लस 21। तो यानी कि आपको जो 5x बराबर आपको मिल रहा है
11, 14 प्लस 11 एकम 11, 11 दूने 22 और एक 23, ये आ जाएगा आपका 245/11। इसीलिए जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 49/11, यानी आपका पहला वाला ही आपका सही जवाब है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग का डिस्कशन मैथ्स का 163 नंबर सेट का कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं सभी को सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।